एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं हूं इला क्रांति गुप्ता और आप सभी के लिए मैं कक्षा 12वीं फिजिक्स की क्लास लेकर के यहां पर आई हूं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग पहले चैप्टर के पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई आप सभी को पता होगा वैसे, बट फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कक्षा 12वीं की फिजिक्स का हमारा जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसका पहला टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश। तो भाई चर्चा होगी आप लोगों की इस बात पर, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि मैं आज से आप लोगों की फिजिक्स की नई टीचर हूं। मेरा नाम है इला क्रांति और अब से मैं आप लोगों का इस चैनल पे फिजिक्स की क्लासेस जो है कंटिन्यू किया करूंगी। तो भाई आप लोगों को रेगुलर आनी है क्लासेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों की क्लासेस, मजे करेंगे हम लोग, खूब मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, इजी करके बहुत कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है इतने अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि कभी भी हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और आप लोगों का कोई भी टारगेट एग्जाम हो, चाहे आप लोग बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम को अपना गोल बना करके रखे हो, हर जगह ये फिजिक्स के आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का आप लोगों का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी पूरे सिलेबस का ओवरव्यू कि आप लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हो, कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। एंड उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि आप लोग अब से मेरी क्लास जो है कंटिन्यू करोगे फिजिक्स में। सो भाई मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का पढ़ने का तरीका बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए। तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भाई आप लोग अगर 12th फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो मेरे साथ, तो रेगुलर आप लोगों को क्लासेस आना है, कभी भी आप लोगों का बैकलॉग आप लोगों का ना हो, इस चीज पर आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस रखना है। क्योंकि बैकलॉग्स होने के बाद दिक्कतें आ जाती है कि हम लोग पिछले क्लासेस कैसे कवर करें, साथ में हम लोगों को रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 12th फिजिक्स पढ़ने से पहले आप लोगों का जो 10th के फिजिक्स का पार्ट है, 4 चैप्टर्स थे आप लोगों के 10th के फिजिक्स में। एक था आप लोगों का विद्युत, दूसरा था आप लोगों का लाइट प्रकाश वाला चैप्टर था एक आप लोगों का, ठीक है, और ह्यूमन आइज और कलरफुल वर्ड ये एक चैप्टर था आप लोगों का। एंड एक और चैप्टर था आप लोगों का आई थिंक विद्युत मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस नाम से आप लोगों का एक चैप्टर था, ठीक है। सो ये चैप्टर्स आप लोगों के बेसिक्स है 12th की फिजिक्स के लिए। तो ये चैप्टर्स आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जिनको भी वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो उन लोगों को 12th पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग 10th की वो बेसिक एनसीईआरटी की बुक आप लोगों को एक बार रीड जरूर करनी चाहिए, आप लोगों को रिवीजन जरूर करना चाहिए, ताकि आप लोगों को 12th की फिजिक्स को समझने के लिए प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। सो आसान यही होता है कि अगर आप लोग अपना बेसिक्स क्लियर रखोगे तो आप लोगों का 12th का जो फिजिक्स है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो फाइनली आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि 12th में आप लोग पढ़ने क्या वाले हो। तो आई थिंक आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, राइट है कि नहीं भाई? कौन कौन बच्चे आ गए हैं जल्दी से कमेंट्स करना स्टार्ट कर दो। गाइस आप लोग 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं? भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, और खासकर नए बैच में नए बच्चों के साथ बिल्कुल ये एक्साइटमेंट मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल आज का मेरा एक्साइटमेंट लेवल एकदम हाई है, क्योंकि मैं नए नए बच्चों से मिलने वाली हूं और नए बैच के साथ नई क्लासेस शुरू कर रही हूं। यहाँ पे मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं ये आप लोगों को कमेंट्स करके जरूर बताना है। तो गाइस आप लोगों का जो सिलेबस है ये 2 टर्म्स में आप लोगों का सिलेबस होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आप लोगों का पार्ट 1 का जो सिलेबस है, यहां पर इसमें 8 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, जिसमें आप लोगों के स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, आप लोगों के जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर्स जो है आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है विद्युत वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को 10th का अगर बताया था, तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि 10th में आप लोगों का क्या था? विद्युत, ठीक है, और एक था आप लोगों का कौन सा? मैग्नेट वाला पार्ट, जिसमें आप लोगों का विद्युत प्रभाव के चुंबकत्व, इसको मैं शॉर्ट में चुंबकत्व ही लिख दे रही हूं, ठीक है। एंड एक था आप लोगों का प्रकाश। तो ये 3 पार्ट मेजर थे आप लोगों के। बाकी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड वाला पार्ट जो है उसका कोई हिस्सा यहाँ पर बहुत ज्यादा कवर नहीं होगा। एंड थोड़ा बहुत वो भी आप लोगों का जो है प्रकाश वाले चैप्टर में, किरण प्रकाश की में ही आ जाएगा। सो आप लोगों के स्टार्टिंग का ये जो 3 चैप्टर है, ये आप लोगों का विद्युत वाला पार्ट कवर करता है, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। इसका डिटेल्स आप लोग यहाँ पर जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हो।
देन आप लोगों का ये 4th चैप्टर से लेकर के जो आप लोगों का 8th चैप्टर तक का हिस्सा है, ठीक है। ये आप लोगों का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मतलब कि आप लोगों का चुंबकत्व से रिलेटेड ये पार्ट जो है वो कवर करते हैं। यहाँ पर मतलब नीचे के पार्ट्स में चुंबक और विद्युत दोनों को मिलाकर के जितने भी उसके कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें कवर होती है, राइट। देन हम लोग आते हैं यहाँ पर पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप लोग यहाँ पर जो प्रकाश वाला चैप्टर जो कवर किए थे, तो शुरुआत के जो 2 चैप्टर्स है यहाँ पर 9th और 10th, जो पार्ट 2 का स्टार्टिंग का 2 चैप्टर है, 9th और 10th अध्याय आप लोगों के पार्ट 2 का स्टार्टिंग का चैप्टर, यहाँ पर आप लोगों का ये प्रकाश वाला सारा पार्ट बेटा यहाँ पर ये कवर हो रहा है, ठीक है। एंड आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये 11वां चैप्टर से लेकर के जो 14वां चैप्टर है ये आप लोगों का पूरा मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ऑफ कोर्स आप लोगों ने क्लास 11th में भौतिक जगत पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने फिजिक्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट। सो ये 11th से लेकर के 14 चैप्टर तक का पूरा आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स कवर करता है, जिसमें से ये आप लोगों के काफी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत कम टाइम लगेंगे, राइट। बट मैं बताना चाहूंगी कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत लंबे हैं, इनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इनको कवर करने में आप लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा, तो बिल्कुल भी घबराने या चिंता करने की बात नहीं है। आप लोगों का सिलेबस जो है टाइमली कवर हो जाएगा, बट स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो है थोड़ा सा टाइम लेते हैं, राइट। सो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने पहले चैप्टर का पहला टॉपिक। पहला चैप्टर हमारा क्या है भाई, जल्दी से नाम बताओ। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो जो पीछे आप लोग एकदम तड़कता भड़कता सा इमेज देख पा रहे हो, है कि नहीं भाई, कमेंट्स करके मुझे जल्दी से बताते रहो, ये तड़कता भड़कता सा इमेज देख करके आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है, ठीक है। बारिश वाला गाना तो क्लिक नहीं कर रहा है, पता चल रहा है कि जुबिन नौटियाल का कोई गाना क्लिक कर गया हो आप लोगों का पिक्चर देख करके। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में क्लिक करने चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाला जो हमारा चैप्टर है, उसके कॉन्सेप्ट इस पिक्चर के इमेज के पीछे बहुत सारे पिक्चर्स जो है छिपे हुए हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आज की क्लास के एंड में मैं आप लोगों को इस बादल के अंदर से बाहर निकाल के उभार के लेके आऊंगी, ठीक है, चलेगा। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है आप लोगों का, विद्युत का पार्ट है ना। और हम लोगों को पहले अध्याय में रुके हुए चार्ज के बारे में ही स्टडी करनी है, जो आप लोगों का स्थिर विद्युत भी कहलाता है। कई पुस्तकों में आप लोगों को ये जो पहले के 2 चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी के नाम से दिखाई देगा, ठीक है। तो इनका ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का। यहां पर हम लोग पढ़ते क्या है, सबसे पहले हम लोग जो भी हमारा लॉजिक कॉन्सेप्ट्स जो निकला, ठीक है, उनके लिए हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। तो हमारा जो विद्युत है, ठीक है, उस विद्युत को गहराई से समझने के लिए उसका सबसे पहला जो हिस्सा है वो है विद्युत आवेश। तो भाई इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। भाई कूलाम भी यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और कूलाम का नियम कूलाम जी के द्वारा दिया गया था, जो 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल, जिसको हम लोग स्थिर विद्युत बल कहते हैं, उस बल के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा। तो यहां पर इसमें हम लोग कूलाम के नियम में स्थिर विद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल। देन हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जब बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जब बल लगता है तो उस बल का कैलकुलेशन कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत में। फिर हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है यहां पर एक चार्ज है। अब आप लोगों को तो वैसे पता होगा, फिर भी बता रही हूं कि हम लोग विद्युत आवेश या फिर चार्ज को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र को हम लोग यहाँ पे ई से प्रदर्शित करते हैं, स्थिर विद्युत बल को हम लोगों ने एफ से प्रदर्शित किया, ठीक है। अब इस आवेश का अपना एक क्षेत्र होगा, अपना एक एरिया होगा, ठीक है, वह उसका एरिया जो है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी मजेदार है। एंड इसके रिलेटेड कूलाम का नियम हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस का भी अच्छा खासा वेटेज आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस पर हम लोग जो है बात करेंगे कि जब 2 आवेश विपरीत प्रकृति के जब आवेश एकदम पास में बहुत ही कम न्यूनतम दूरी पर होते हैं तो वो किस प्रकार के इफेक्ट प्रभाव पैदा करते हैं, तो वहां पर क्या क्या चीजें होती है। तो इन टॉपिक्स के अंदर हम लोग उन सब चीजों को पढ़ेंगे। बट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो भाई विद्युत फ्लक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो पिछले कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हुए हो,
राइट उससे ही रिलेटेड आप लोगों को नई चीज वहां पर देखने के लिए मिलेगी जो विद्युत फ्लक्स में इंक्लूड होगी। अभी तो मैं समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने अभी ये सारे टॉपिक्स पढ़े नहीं है। धीरे धीरे 1 बाय 1 जब स्टेप्स से हम लोग कवर करते जाएंगे सारे टॉपिक्स को, तब आप लोगों को विद्युत फ्लक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे। मजेदार है, इस पर डिपेंडेंट ये टॉपिक है आप लोगों का गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो गॉस भी यहाँ पर साइंटिस्ट है और विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र पर आधारित, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र पर आधारित उन्होंने एक नया नियम या फिर कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हमारे पास होता है। हमारे आसपास के साइंस में, रेगुलर लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पर इसका इस्तेमाल होता है। देखते जाएंगे 1 बाय 1 सारे, हो सके जितने हो सके हम लाइव प्रैक्टिकल करके देखते जाएंगे। राइट उसके बाद आई थिंक आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया क्या कि मैम ये किन की पिक्चर लगा रखी है आपने, ये कौन है, ये कौन है? तो हम लोग विद्युत वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। 3-4 जो चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, 3 चैप्टर्स में पूरा विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रिसिटी की खोज है, विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज जो है वो इन साइंटिस्ट ने की थी और इन साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है इनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो भाई जाहिर सी बात है कोई भी चीज की खोज होती है तो उसके पीछे किसी ना किसी एक साइंटिस्ट का हाथ होता है, एक वैज्ञानिक का हाथ होता है। ठीक है, उनका बहुत अपना जो है एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो भाई विद्युत की खोज में बेंजामिन फ्रैंकलिन जी का बहुत बड़ा योगदान है। और वैसे इसकी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूं। ठीक है, सो कहानी वहानी तो चलेगी, आप लोगों को खूब मजा भी आएगा, है ना? तो भाई कहानी लो स्टार्ट हो गई। किसको किसको सुनना है कहानी, कौन कौन इंटरेस्टेड है? जल्दी से मेरे को कमेंट्स करके बताओ, जल्दी से, मैं वेट कर रही हूं आप लोगों के कमेंट्स का। फटाफट कमेंट्स करके बताओ किसको सुनना है विद्युत के पीछे की कहानी। वैसे आप लोगों ने न्यूटन की कहानी सुनी ही होगी, सब बच्चे सुनते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है हमारे साइंस में कि न्यूटन ने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा और उन्होंने न्यूटन के नियम दे दिए और बहुत सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिए। ठीक है, सो वो कहानी तो सबको पता है, बट विद्युत की कहानी किसको पता है ये बताओ मेरे को, किसको किसको पता है? क्या आप लोग पिक्चर्स में देख करके कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? कर पा रहे हो क्या इमेजिन? कोई बात नहीं, चलो मैं सुनाती हूं आप लोगों को विद्युत के पीछे की कहानी, है ना? सो यहां पर आप एक लड़के को देख रहे हो कि पतंग उड़ा रहा है, एक बच्चा भी साथ में यहां पर है, राइट? है कि नहीं? अब भाई मौसम यहां पर दिख रहा है कि मौसम जो है बादल से छाया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मौसम है जहां पर बिजली वगैरह कड़क रही है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ मौसम है, बिल्कुल, है ना? तो इस टाइप के किसी मौसम में अगर ये महानुभाव यहां पर अगर पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, आप सबको भी पतंग उड़ाना बहुत पसंद होगा आई थिंक, राइट? सो अच्छा मौसम जब भी होता है, ठीक है, जब बादल बादल छाए रहते हैं तो भाई सब निकल पड़ते हैं भाई मौसम का मजा लेने के लिए। तो ये भी वही कर रहे हैं, वैसे ही कुछ कर रहे हैं। पर हुआ क्या यहां पर अचानक से जब बादल टकराए, है ना, बादल जब गरजे तो अचानक से बिजली कड़की। आप लोग को पास से मैं पतंग का इमेज यहां पर दिखा पा रही हूं कि पतंग भी कागज का ही बना हुआ है। ठीक है, सो यहां पर कागज की ये जो पतंग है, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या हुई, इस बिजली के चमकने से उन्होंने कुछ आकर्षण का अनुभव किया। उन्होंने क्या किया? कुछ आकर्षण का अनुभव किया। तो कहानी ये हुई आगे कि यहां पर उन्होंने बादलों में कहीं पर बीच में इन्होंने क्या किया, कहीं पर बादलों के बीच इन्होंने जब आकर्षण अनुभव किया, क्या अनुभव किया बेटा? आकर्षण। इस वर्ड को ध्यान रखना, ठीक है, इस शब्द से ही हमारे विद्युत का जो है, मतलब विद्युत का कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है। जो थ्योरी हम लोगों को मिली है यहीं से मिली है। ठीक है, सो इनको उस आकर्षण का जन्म यहां पर जो वहां पर पतंग जो उड़ रहा है तो वहां पर इन्होंने आकर्षण का अनुभव किया। फिर उन्होंने क्या किया, इस की को, इस पतंग की रस्सी में इस की को यहां पर लगा करके देखा बिल्कुल कहीं से। तो जब वहां पर बिजली चमकी थी तो पहले तो केवल पतंग के पेपर में, मतलब पतंग के पेपर में वहां पर आकर्षण का अनुभव हुआ था। फिर इनको क्या हुआ कि यहां पर जब इन्होंने की लगा दी तो यहां पे पतंग और की के बीच में भी इन्होंने क्या देखा, यहां पर आकर्षण का अनुभव देखा। ठीक है, तो भाई ये स्टोरी है जहां से विद्युत का जन्म हुआ। तब उन्होंने क्या किया, भाई यहां कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है, यहां कुछ तो हो रहा है। तो इसके बारे में फिर इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। ये और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जी हैं, जिनकी इमेज अभी अभी मैंने आप लोगों को, जिनकी पिक्चर अभी अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था। ठीक है, तो यही है वो साइंटिस्ट जिन्होंने, मतलब न्यूटन ने जैसे सेब को नीचे गिरते हुए देखा और न्यूटन के नियम दिए, उसी तरीके से इन्होंने यहां पर आकर्षण का अनुभव किया। और इस आकर्षण के अनुभव से उन्होंने पूरी लैब बिठाई, पूरा एक लैब और एक मतलब कहना चाहिए पूरा
सिस्टम यहाँ पर बिठाया जहां पर उन्होंने बहुत प्रकार के अध्ययन किए, डिफरेंट चीजों की चीजों के बारे में उन्होंने पता लगाया, कैसे होता है, क्या होता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ अनुभव कर रहे हो, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, तो उसके पीछे का कारण पता लगाने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। साइंटिस्ट तभी तो बन पाते हैं, है कि नहीं। तो भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने सारी चीजें पता लगाई, फाइनली उनको जो है चीजें पता चल गई, वहां का जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो निकल करके आया, ठीक है। तो वहां का सबसे पहला जो पॉइंट था वो विद्युत आवेश था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो शुरुआत है उसका जो मेन रूट कॉज था, ठीक है, मतलब कि मेन उसकी जड़, सबसे ज्यादा मेन जड़ है वो है विद्युत आवेश, जिसको हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम लोग जो है इस विद्युत आवेश को प्रदर्शित करते हैं। और आप सभी को पता है कि इसका जो मात्रक होता है, वो होता है कूलाम, ठीक है। जाहिर सी बात है कि साइंटिस्ट के नाम पर ही मात्रक का जो है मात्रक रखा गया है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी को और अच्छे से हम लोग समझते हैं, विद्युत आवेश की थ्योरी को, कि कैसे पता चला कि आकर्षण से विद्युत आवेश की थ्योरी निकल करके कैसे आई, कैसे पता चला कि वहां पर मतलब कि विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी जो चमक रही थी या कुछ तो भी वहां पे जो घटना घटित हो रही थी, उसके पीछे का जो सबसे पहला रूट कॉज था, जड़ कारण था, वो है विद्युत आवेश। तो आप लोग यहां पर इन महानुभावों को देख पा रहे होंगे, ये क्या कर रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा करके देखा है? नहीं करके देखा है तो क्लास के बाद जरूर ट्राई करना, ठीक है, क्लास के बाद जरूर ट्राई करना। ये क्या कर रहे हैं, बलून को अपने बालों से रगड़ रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि बलून को अच्छे खासे से बलून को क्या करने के बाद, बालों से रगड़ने के बाद, ठीक है, बलून को बालों से रगड़ने के बाद यहां पर हो क्या रहा है, घर्षण हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, ठीक। एक सेकेंड, हाँ, बलून को यहां पर बालों पे रगड़ा गया, रगड़ने की वजह से यहां पर क्या हुआ, घर्षण हुआ। और घर्षण के बाद हम देख पा रहे हैं कि इनके जो बाल हैं वो बलून से इस तरीके से क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। तो ये चिपक क्यों रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, यहां पर जो बलून और इनके बालों के बीच में क्या घटित हो रहा है, आकर्षण की घटना घटित हो रही है। जैसे कि फ्रैंकलिन जी की कहानी में मैंने आप लोगों को आकर्षण की घटना सुनाई थी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर कॉम्ब को, मतलब कंघी को बालों से अगर रगड़ा जाए, चलो कोई नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूं, ठीक है। तो ये रही मेरी कंघी, ठीक है। अगर मैं इनको अपने बालों से रगड़ती हूं, अच्छे से रगड़ना है भाई, अच्छे से, ठीक है, अच्छे से रगड़ना है। आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो मेरे बाल कुछ खींचे हुए फैले हुए से दिखाई दे रहा है, इधर का बाल चिपका पर इधर का बाल फैला हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं अपने पैन को भी रगड़ना चाहूं, ठीक है, अगर अपने पैन को भी रगड़ना चाहूं तो ये सेम चीज मेरे पैन के साथ भी होगी, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी जो मेरे बाल है, देखो ये देखो व्हाइट बैकग्राउंड में मैं अगर आप लोगों को दिखा पा रही हूं तो मेरे बाल यहां पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो जितना ज्यादा अच्छे से घर्षण करोगे, जितना अच्छे से रगड़ोगे, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग नेक्स्ट वहां पे देख पा रहे हो, नेक्स्ट आप लोग क्या देख पा रहे हो कि इस तरीके से अगर हम लोग इस कंघी को बालों से रगड़ते हैं, बालों से रगड़ने के बाद अगर हम इनको कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाए, तो लो भाई मैं आप लोगों के लिए कागज के टुकड़े भी ले आई। ये देखो मेरे पास यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास खूब सारे कागज के टुकड़े हैं। अब मैं अच्छे से इस कॉम्ब को अपने बालों पर रगड़ती हूं, आप लोग भी रगड़ो, है कि नहीं आसपास कॉम्ब, कॉम्ब नहीं है तो पैन को ही रगड़ लो। अच्छे से रगड़ना है, अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से रगड़ना है, ठीक है। और यहां पर देखो ये क्या हुआ, अरे अरे ये देखो अच्छे से रगड़ना है शायद, और अच्छे से, ये देखो मैंने अच्छे से कॉम्ब को रगड़ा, और ये क्या हुआ, अरे वाह, देख पा रहे हो कि नहीं, अट्रैक्शन हुआ, अरे वाह, ये तो एक चिपक के भी आ गया था, अरे वाह, ये तो चिपक के भी आ गया था, ठीक है। क्या हुआ, कागज के टुकड़े यहां पर इस कंघी से आकर्षित हुए, ठीक है, हुए कि नहीं। तो ये तो हम लोगों ने घटना देख लिया, प्रैक्टिकल करके हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि कहीं ना कहीं ये आकर्षण की घटना तो होती है, ठीक है। तो ये होती क्यों है, इसका कारण क्या है, कोई भी घटना अगर घटित होती है तो हम लोगों को उसके पीछे का कारण समझना होता है, ठीक है। क्या समझना होता है हम लोगों को, कारण। तो ये तो हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, और भी मैंने आप लोगों को बहुत चीज, आप लोगों को एग्जाम्पल्स आप लोगों को देने हैं, ठीक है।
अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोगों को रियल लाइफ से रिलेटेड काफी सारे खूब सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझने चाहिए ताकि वो दिमाग में आप लोगों के छप जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग कुछ रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हो तो वो चीजें आप लोगों के दिमाग में लंबे समय तक के रहती है, ठीक है। सो आप लोग भूलोगे नहीं फिर। सो यहां पर हम लोगों ने लिया है एक कांच की छड़ और एक हम लोगों ने लिया है रेशम का कपड़ा। अब क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ेंगे। रगड़ने से होगा क्या, यहां पर रगड़ने की वजह से यहां पर होगा घर्षण, ठीक है। घर्षण होने के बाद, ठीक है, रगड़ने के बाद, घर्षण होने के बाद आप लोग यहां पर इस इमेज में देख पा रहे हो कि यहां पर कांच की छड़ में धन यहां पर लिखा हुआ है और यहां पे रेशम के कपड़े में क्या लिखा हुआ है, रेशम के कपड़े में यहां पर ऋण लिखा हुआ है। तो भाई यहां पर धन और ऋण कैसे आया, कहां से आया, सोचो भाई, सोचो सोचो, कमेंट्स करके बताओ अगर दिमाग में कुछ आ रहा है तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट्स करके, ठीक है। सो बेटा ये ऐसे हुआ कि यहां पर ये जो है रगड़ने की वजह से, घर्षण के कारण, ठीक है, इनमें आकर्षण हुआ, ठीक है। आकर्षण की वजह से कुछ तो भी यहां पर चीजें जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही हैं। क्या हो रही है, आकर्षण की वजह से कुछ तो भी यहां पर क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। किस चीज का स्थानांतरण हो रहा है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट ये समझ जाओ कुछ तो भी यहां पर चेंजेस आ रहा है, कुछ तो भी परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। इस स्थानांतरण हो रहा है या कुछ तो भी परिवर्तन आ रहा है, और हो क्या रहा है, इस परिवर्तन की वजह से यहां पर ये जो कांच की छड़ है ये क्या हो जा रही है, धन आवेशित हो जा रही है, ठीक है। और यहां पर जो रेशम का कपड़ा है, ये रेशम का कपड़ा हो जा रहा है क्या, ऋण आवेशित, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पहले तो अभी तक के ये समझ पाए थे कि आकर्षण हो रहा है करके, ठीक है। आकर्षण के बाद हम लोगों ने जब उसको डिटेल में समझने का प्रयास किया और अच्छे से मतलब उसके अंदर घुस करके उसके कारण को समझने का प्रयास किया, तो हम यहां पर देख पाए कि घर्षण की वजह से जो वहां पर आकर्षण की घटना घट रही है, तो वो आकर्षण की घटना इसलिए घट रही है क्योंकि यहां पर कुछ तो भी चीजों में परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन का कारण है कि मतलब यहां पर कुछ तो कण है जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जा रहे हैं, और इस स्थानांतरित होने की वजह से ये दोनों चीजें क्या हो रही है, आवेशित हो जा रही है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युतमय। आवेशित होने का मतलब क्या है, विद्युतमय होना, और आवेशित होने की वजह से एक धन आवेशित हो रही है और एक क्या हो रही है, ऋण आवेशित हो रही है। और ये धन आवेश और ऋण आवेश एक्चुअल में है क्या, आवेशित होने का मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पर जो स्थानांतरण हो रहा है, हमको इन बातों से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जरूर आवेशों का ही स्थानांतरण हो रहा है। और आप सभी को पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। तो यहाँ पर जो कांच की छड़ में मतलब कि यहाँ पे आवेशन हुआ, जो कांच की छड़ आवेशित हुई और जो रेशम का कपड़ा आवेशित हुआ, राइट। सो यहां पे कांच की छड़ आप लोगों की धन आवेशित हो गई, कांच की छड़ धन आवेशित, और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो गया, क्योंकि यहां पर आवेशों का स्थानांतरण हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि कांच की छड़ ही क्यों धन आवेशित हुई, या फिर रेशम का कपड़ा ही क्यों ऋण आवेशित हुआ। तो इस बात को भी हम लोग समझेंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। इस उदाहरण में क्या लिया गया है, एक एबोनाइट की छड़ ली गई है और एक लिया गया है बिल्ली का खाल, ठीक है। अब इनको भी सेम क्या करा जाता है, इनको भी आपस में घर्षण कराया जाता है। क्या कराया जाता है, आपस में घर्षण कराया जाता है। घर्षण करवाने के बाद हम यहां पर फिर से यहां पर इमेज में देख रहे हैं कि जो हमारी बिल्ली की खाल है ये क्या हो जा रही है, धन आवेशित हो जा रही है, और जो हमारा एबोनाइट का छड़ है ये क्या हो जा रहा है, ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा ऋण आवेशित हो जा रहा है, ठीक है। ये एबोनाइट का छड़ हो जा रहा है हमारा ऋण आवेशित। तो भाई यहां पर भी आवेशों का ही स्थानांतरण हुआ, ठीक है, आवेशों का ही स्थानांतरण हुआ, ठीक। अब इसके बाद और भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये स्टोरी बिल्कुल वही है, ठीक है। कारण भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी, पर कुछ और चीजें हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, रियल चीजों से हम लोग, रियल लाइफ की चीजों से हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं ताकि ये चीजें और इंटरेस्टिंग हो। तो भाई यहां पर ये स्टोरी यहां से कैसे कनेक्ट कर रही है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहां पर भी बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने देखा था कि यहां पर आकर्षण की घटना घटी, ठीक है। सो इनके एक्सपेरिमेंट से यहां पर भी हम लोगों को पता चला, मतलब यहां पर जो कंघी वाला हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट किया या बलून वाला एक्सपेरिमेंट किया, तो ये तो हम करके देख चुके हैं कि यहां पर भी आकर्षण की घटना घटी। ठीक है, इस आवेशित कंघी को, ठीक है, इस आवेशित कंघी को, ये एक और एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। जरूर ट्राई करके देखना, क्लास के बाद ट्राई करके देखना और कमेंट्स में मुझे जरूर रिप्लाई करना कि यहां पर जो पानी की सतह होती है, ठीक है, पानी की जो सतह होती है, ठीक है, इस सतह के शेप में भी चेंजेस देखने के लिए पाया जाता है। तो यह भी जो है आकर्षण की घटना, आकर्षण प्रतिकर्षण की घटना की वजह से ही घटित हो रही है। ठीक है, और ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल्स में आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि बचपन में आप लोगों ने इस तरीके से फिसल पट्टी में खूब फिसला होगा, राइट। भाई मैंने तो बहुत फिसला यार, मेरे को बहुत मजा आता था, मतलब कि आउटडोर गेम्स में तो मैं बहुत मतलब कि प्रो थी, राइट, मजा आता था मेरे को। ठीक है, तो यहां पर हम किसको लेते हैं, मान लो कि आप में से ही कोई स्टूडेंट है, शुभम मान लो, यहां पर मान लो कि कौन है, शुभम है। ठीक है, सो शुभम भाई यहां पर क्या कर रहा है, फिसल पट्टी में फिसल रहा है। तो हुआ क्या भाई, फिसलने की वजह से यहां पर दो सतहें आपस में टकराएगी। और 11th आप लोग पढ़ के आए हो तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये चीज आप लोगों को पता होगा, जब दो सतहें आपस में संपर्क में आती है तो वहां पर होता है घर्षण। तो घर्षण के परिणाम स्वरूप यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है आवेशन, मतलब कि यहां पर ये जो है, ये शुभम जो है, ये क्या हो गए, आवेशित हो गए, विद्युतमय हो गए। अब विद्युतमय होने की वजह से मतलब कि इनके बाल जो है इस तरीके से बिल्कुल मतलब टंग गए हैं, खड़े हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आवेशित, इलेक्ट्रीफाइड जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवेशित या फिर विद्युतमय होना। ठीक है, तो यहां पर भी चीजें विद्युतमय हो रही है, बहुत सारी रियल लाइफ में चीजें होती है। और इस तरीके से यहाँ पर देखो, ये बिल्ली जो है, ये पीछे यहाँ पर खंबा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है पीछे यहाँ पर, खंबा। ठीक है, और इस खंबे से क्या कर रही है बिल्ली, अपने आप को इस तरीके से रगड़ रही है। होता है ना कभी कभी अगर बिल्ली को खुजली होती है तो वो क्या करती है, किसी खंबे से या किसी दीवार से खुद को रगड़ती है। तो भाई यहाँ पर बिल्ली मौसी को भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है और उन्होंने क्या किया, खुद को रगड़ डाला, खूब रगड़ डाला, किससे, दीवार से रगड़ डाला। अब रगड़ने की वजह से हुआ क्या, आसपास में ये थर्माकोल के टुकड़े रखे हुए थे, ये क्या है, थर्माकोल के टुकड़े। ठीक है, हो क्या गई, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले तो बिल्ली की खाल लेकर के एग्जांपल दिया था, यहां तो पूरी की पूरी बिल्ली ही आ गई है, अपने आप को खूब रगड़ने की वजह से ये बिल्ली की खाल है ये हो गई आवेशित। अब हुआ क्या, जैसे कि आवेशित कंघी ने वहां पर क्या किया था, कागज के टुकड़ों को आकर्षित किया था, उसी तरीके से यहां पर बिल्ली ने क्या किया, थर्माकोल के सारे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। क्या कर लिया बेटा, आकर्षित कर लिया। तो भाई यहां पर इस तरीके से रियल लाइफ घटना हुई। ठीक है, सो हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिला, यहां पर हुई आकर्षण की घटना। आकर्षण की घटना होने की वजह से, आकर्षण की घटना होने की वजह से हुआ क्या, मतलब कि जो वस्तु मतलब वहां पर मतलब आकर्षण हो रहा था तो उसका कारण था आवेशित होना, मतलब वस्तुएं वहां पर क्या हो जा रही थी, आवेशित हो जा रही थी। तो आवेशित क्यों हो रही थी, एक हो रही थी धन आवेशित, एक हो रही थी ऋण आवेशित। तो हम लोगों ने वहां पर कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ वाला एग्जाम्पल देखा था, तो उसको हम लोग यहां पर डिटेल में समझेंगे। तो भाई उसका कारण यह है कि हर वस्तु में क्या पाए जाते हैं, हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर द्रव्य में क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, मतलब वो कणों से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो कण है वो क्या कहलाते हैं, आप लोगों के परमाणु कहलाते हैं। कम से कम इतनी केमिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही होगी, राइट। तो कोई भी वस्तु कणों से मिलकर बनी होती है, ये कण कहलाते हैं आपके परमाणु। ठीक है, तो ये जो परमाणु है स्टार्टिंग में क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल एटम्स लिखा हुआ है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं उदासीन। ठीक है, उदासीन शब्द का मतलब क्या होता है कि जो परमाणु है हम लोगों का, यहाँ पर जो वस्तु जो कणों से मिलकर के बनी हुई है वो कण परमाणु है। इस परमाणु में ये जो है पहले तो उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब होता है कि इस कण में, इस परमाणु में जितने धन आवेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं, बराबर मात्रा में ऋण आवेश होते हैं। तो मैं यहां पर लिख देती हूं कि उदासीन वस्तु में जितने धन आवेश होते हैं, ठीक है, उतने ही क्या होते हैं, उतने ही ऋण आवेश भी होते हैं। ठीक है, तो जितने धन आवेश उतने ऋण आवेश, इसका मतलब है कि वस्तु क्या होती है, इसका मतलब यह है कि वस्तु जो है उदासीन होती है। पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आकर्षण के पीछे का कारण था वस्तु का आवेशित होना, जिसमें एक वस्तु धन आवेशित हो रही थी, दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो रही थी। तो धन आवेश और ऋण आवेश बनने का कारण क्या है, तो इसके कारण को भी हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो धन आवेश और ऋण आवेश बनने का कारण यह है कि
मतलब किसी वस्तु से आवेश जो है निकल करके दूसरी वस्तु में जा रहे थे, ठीक है। तो जिस वस्तु से निकल कर जा रहे थे वहां पर क्या हो रही थी, आवेश की कमी हो रही थी, और जिस वस्तु में आ रहे थे वहां पर क्या हो रही थी, आवेश की अधिकता हो रही थी, ठीक है। तो जहां पर भी जिस वस्तु से आवेश निकल करके जाएंगे, जहां पर आवेश की कमी होगी, ठीक है, जहां पर आवेश की कमी होगी, ठीक है, तो वो वस्तु क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। वो वस्तु क्या हो जाती है बेटा, धन आवेशित, ठीक है। तो यहां पर जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहां पर आवेश की कमी हो रही है। और कौन से आवेश की कमी हो रही है, यह भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। इसके पीछे का कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की ही कमी या फिर इलेक्ट्रॉन्स की ही अधिकता क्यों होती है। तो एक बार फिर से सुन लो कि जहां पर आवेशों की कमी हो रही थी वो वस्तु धन आवेशित हो जा रही थी। कौन से आवेश की कमी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, वो धन आवेशित। और जहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है, मतलब कि जहां पर आवेश जो है स्थानांतरित होकर के ग्रहण किए जा रहे हैं, यहां पर क्या किए जा रहे हैं, आवेश ग्रहण किए जा रहे हैं, स्थानांतरण के फलस्वरूप आवेश ग्रहण किए जा रहे हैं। तो बेटा स्थानांतरण होता क्यों है, जब घर्षण होता है तब वहां पर स्थानांतरण हो रहा था। यह भी हम लोगों ने देखा था कि आकर्षण का जो कारण था वो घर्षण था, घर्षण करने के बाद ही चीजें आकर्षित हो रही थी, ठीक है। तो बादलों में आकर्षण कैसे हुआ, उसके पीछे का कारण भी घर्षण ही है, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगी। पहले आप लोगों को ये बातें समझ लो कि हम लोगों को यहां पर कंक्लूजन ये मिला कि वस्तुओं में जो आकर्षण हो रहा था उस आकर्षण के पीछे का कारण है आवेशों का स्थानांतरण। तो आवेशों में से जो स्थानांतरित हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हो रहे थे। क्यों हो रहे थे ये भी बताऊंगी, पर इलेक्ट्रॉन्स जहां पर स्थानांतरित हो रहे थे तो जिस घर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जा रही थी वो धन आवेशित हो जा रहा था, जिस घर में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जा रही थी वो ऋण आवेशित हो जा रहा था। इसको मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझाना चाहूंगी कि मान लो कि आशीष कोई स्टूडेंट है, उसकी अपनी एक फुटबॉल टीम है, मेरी एक अपनी फुटबॉल टीम है, ठीक है। अब हुआ क्या, दोनों फुटबॉल टीम में 11-11 लोग हैं। अब घर्षण का मतलब यह है कि मान लो कि कुछ बातचीत हो गई, कुछ बहस हो गया, मान लो अज्यूम कर लो, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा कोई घटना हो गया, ठीक है। तो उस बातचीत की वजह से हुआ क्या, मान लो कि मेरी टीम से निकल के कुछ लोग आशीष की टीम में चले गए, ठीक है। मान लो, मानना है, बस आप लोगों को समझना है। तो मेरी टीम में जो लोग हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, आशीष की टीम में जो लोग हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है। तो मान लो कि मेरी टीम से कुछ लोग निकल करके आशीष की टीम में चले गए। तो अब आशीष की टीम में मान लो कि 15 लोग हो गए और मेरी टीम में कितने लोग हो गए, 11 में से 4 गए तो कितने बचे, 7 बचे। तो मान लो कि मेरी टीम में कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। तो हुआ क्या, जितने लोग मेरी टीम से निकल करके गए उतने लोगों की मेरी टीम में कमी हो गई, और आशीष की टीम में जितने लोग मेरी टीम से निकल के गए उतने लोगों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, उतने लोगों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, ठीक है। तो वहां पे संख्या भी मैटर करता है भाई, क्या मैटर करता है, संख्या भी मैटर करता है कि जितने लोग मेरे में से निकल करके जाएंगे। तो जैसे कि मान लो कि मेरी टीम से 4 लोग निकल करके चले गए आशीष की टीम में, तो यहां पे क्या हो गए, 4 लोग ज्यादा हो गए, ठीक है। और यहां पे क्या हो गए, 4 लोग कम हो गए। तो जहां पर कम होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जहां पर 4 लोग कम होंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, धन आवेश होंगे। तो मेरी टीम कैसी हो गई, धन आवेशित हो गई। मतलब कि मुझे जरूरत है लोगों की, मेरी टीम में कम लोग हैं, और वहां पे क्या हो गए, आशीष की टीम में ज्यादा लोग हो गए, तो वो उसकी टीम क्या हो गई, ऋण आवेशित हो गई। मतलब उनकी टीम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, ठीक है। तो यहां से समझ में आया कि धन आवेशित और ऋण आवेशित कौन सा वस्तु होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था। अब मैं ये भी बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन्स ये आवेशित क्यों होते हैं, बट इस कारण को जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसके पहले के जो हम लोगों ने पिक्चर्स देखे थे, राइट, इसके पहले के जो हम लोगों ने ये पिक्चर्स देखे थे, तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर हमारी जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ हमारी धन आवेशित हो रही थी, ठीक है। सो कांच की छड़ धन आवेशित हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस रेशम के कपड़े में चले जाएंगे, जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस रेशम के कपड़े में चले जाएंगे उतने धनावेश इसमें उत्पन्न होंगे। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर से 5 धनावेश है और यहां पर 5 ऋणावेश। इसका मतलब यह है कि कांच की छड़ के
5 इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में चले गए, जिसकी वजह से यहां पर कांच की छड़ में यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से ये धन आवेशित हो गया और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहां पर भी हुआ। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर 6 है। ठीक है, यहां पर क्या है, 6 धन आवेश और 6 ऋण आवेश है। इसका मतलब यह है कि बिल्ली की खाल से 6 ऋण आवेश निकल करके, 6 इलेक्ट्रॉन्स निकल करके यहां पर एबोनाइट की छड़ में चले गए। ठीक है, एबोनाइट की छड़ में चले गए, जिसकी वजह से यहां पर एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। इसलिए एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित और बिल्ली की खाल धन आवेशित हो गया। ठीक है, दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो गई। दोनों ही वस्तुएं किसी भी वस्तु को अट्रैक्ट कर सकती है, चाहे आकर्षित कर सकती है, चाहे वो वस्तु आवेशित हो, चाहे वो वस्तु उदासीन हो, हर प्रकार की वस्तु को अट्रैक्ट आकर्षित कर सकती है। देखो, जैसे कागज में कोई भी आवेश नहीं था, आप लोग यहां पर इमेज में देख पाओगे, इसके पहले वाला जो इमेज था, ठीक है, यहां पर, हाँ, ये वाले इमेज में यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर कागज में जितने धन आवेश है उतने ही ऋण आवेश है। मतलब कि यहां पर जो कागज है वो कैसा वस्तु है, उदासीन वस्तु है। परंतु यहां पर जो ये कंघी है, ये कैसी वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो आवेशित वस्तु है इस उदासीन वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है और आवेशित विपरीत आवेश की वस्तु को आकर्षित करेगी। ठीक है, यहां पे या तो ये उदासीन वस्तु को आकर्षित कर सकती है या तो ये धन आवेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है। तो यहां पर हम लोग एक नया चीज ये भी सीख पाए हैं कि आकर्षण केवल विपरीत आवेशों के बीच में होता है। कहां पर होता है, यहां पर या तो ये धन आवेश को आकर्षित करेगा या तो उदासीन वस्तु को आकर्षित करेगा। परंतु अगर धन आवेश की जगह केवल ऋण आवेश हुआ तो क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित क्यों होते हैं। तो बेटा इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो भाई इसके पीछे का कारण है आप लोगों की परमाणु की संरचना। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ये वाला हिस्सा क्या है, आप लोगों के परमाणु का नाभिक है और नाभिक में 2 चीजें पाई जाती है। ये ग्रीन कलर का जो है वो है आप लोगों का न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां पर जो ऑरेंज कलर का है ये है आप लोगों का प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन मतलब धन प्रोटॉन। ठीक है, अब यहां पर ये जो बाह्य कक्षाएं हैं ये क्या है, इनकी बाह्य कक्षाएं, उम्मीद करूंगी कि इतना तो आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत परमाणु की संरचना क्लियर ही होगी। बाह्य कक्षा है तो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनकी बाह्य कक्षाओं में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से घूमते रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी यहां पर मतलब कि इन कणों में, इन परमाणुओं में क्या होता है कि जब घर्षण की घटना घटती है, ठीक है, मतलब ये अगर इनमें घर्षण अगर होता है, ये जब रगड़ खाते हैं तो होता क्या है कि ये इनके इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होने की वजह से, बहुत ही ये कमजोर बंध से बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं, ये अपने परमाणु के नाभिक से कमजोर बंध से बंधे होते हैं। ठीक, अगर उन्हीं की जगह इन प्रोटॉन्स की बात करूं तो ये अपने नाभिक से बहुत ही मजबूत बंध से बंधे होते हैं। तो यहां पर क्योंकि प्रोटॉन्स अगर मजबूत बंध से बंधे हैं, इस वजह से घर्षण के पश्चात भी इन पर कोई असर नहीं होता। परंतु कमजोर बंध से बंधे होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह में स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब कि एक वस्तु को छोड़ करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं और दूसरी वस्तु में जब चले जाते हैं तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप होता क्या है, इस परमाणु के कण में इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, मान लो कि ये कमजोर बंध से बंधे हैं, चले गए किसी और वस्तु में, मान लो कि यहां पर कोई वस्तु है, ठीक है, तो इस वस्तु में मान लो कि चले गए, तो हुआ क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, और जिस वस्तु में गए, ठीक है, जिस वस्तु में गए वहां पर क्या हो जाएगा, इस वस्तु में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, सो जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों से अधिक, इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ हो जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी वह वस्तु ऋण आवेशित, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई थी वहां पर वस्तु धन आवेशित हो जाएगी। ये जो इमेज आप लोग देख पा रहे हो, ये आप लोगों का जो है, मैं आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए लेकर के आई हूं कि किसी भी मतलब वस्तु का कण
मतलब किसी भी वस्तु का कण मतलब कि उसका जो परमाणु है वो रियल में कैसा दिखाई देता है, तो रियल में अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो बीच का हिस्सा है वो इसका नाभिक है, ठीक है, और बाकी जो बाहर का हिस्सा है, ठीक है, नाभिक है तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो आप लोगों के परमाणु के नाभिक में ही होंगे, और बाहर का जो हिस्सा है वो इस तरीके से क्लाउड्स की तरह दिखाई देता है, बादलों की तरह दिखाई देता है, और ये बादलें ही क्या है, बाह्य कक्षाओं का हिस्सा है। और इन बाह्य कक्षाओं में ही अगले इमेज में अगर देख पा रहे हो, अगर आप और जूम करके देखोगे, ठीक है, तो इस तरीके से इन बादलों पर बाह्य कक्षाओं में मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर दिखाई देंगे। जब घर्षण होते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं और अपनी जगह को छोड़ करके किसी और वस्तु में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी, और जिस वस्तु पर गए उन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इस तरीके से रियल इमेज दिखाई देता है। रियल इमेज नाभिक और आपके जो प्रोटॉन्स है उसका इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। आई होप कि आप लोगों को रियल इमेज देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये समझते हैं, ये तो समझ लिए कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकल करके गए, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके गए वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, वो वस्तु धन आवेशित हो गया, और जिसके घर में निकल करके गए वहां पर वस्तु क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। अब जो कंघी वाला आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, उस कंघी वाले एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा था जो पेपर के टुकड़े थे, ठीक है, जो पेपर के टुकड़े थे वो क्या थे, उदासीन थे, ठीक है, तो उदासीन थे, ठीक है। तो कंघी क्या कर रही थी, वहां पर उन पेपर के टुकड़ों को भी, उदासीन वस्तु को भी क्या कर रही थी, अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, ठीक है। और यहां पर जो कंघी थी वो कैसी थी, आवेशित थी। तो मतलब कोई भी आवेशित वस्तु कैसे आवेशित थी, ये ऋण आवेशित थी, ठीक है। तो कोई भी आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है। और ये ऋण आवेशित थी, ठीक है, तो ये तो या तो उदासीन वस्तु को आकर्षित करेगी अपनी तरफ, या तो अगर मान लो कि कोई धन आवेशित वस्तु होता तो उसको भी क्या करता, यहां पर वो कंघी जो है ऋण आवेशित होने की वजह से उसको अपनी तरफ आकर्षित करता। तो भाई इससे हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि कोई भी आवेशित वस्तु अपने विपरीत प्रकार के आवेशों को अपनी ओर खींचेगी, आकर्षित करेगी। इसका मतलब जो आप लोगों को सामने चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा था, ऋण आवेशित वस्तु जो है वो धन आवेशित वस्तु को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। तो यहां पर विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। परंतु अगर मैं उस ऋण आवेशित कंघी के पास में किसी ऋण आवेशित वस्तु को ही लेकर के चली जाऊं, अगर मैं उस ऋण आवेशित कंघी के पास में ऋण आवेशित वस्तु को ही लेकर के चली जाऊं, तो उनके बीच में देखा जाएगा कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इसका मतलब यह है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में प्रतिकर्षण की घटना हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि धन आवेशित वस्तु, मतलब दो समान प्रकार के आवेशित वस्तु को अगर हम लोग क्या करें, एक दूसरे के पास लेकर के आए, तो उनके बीच में किस घटना को देखा जाएगा, प्रतिकर्षण की घटना को देखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आवेशों के बारे में पढ़ा, धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में देखा, और धन आवेशित क्यों हो रहा है वस्तु, ये भी हम लोगों ने देखा। ऋण आवेशित हो रहा है वस्तु, ये इसका कारण भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने ये भी समझा कि इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकल करके क्यों जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकल के जाने का कारण उनकी बाह्य कक्षा में वो कमजोर बंध से बंधे होते हैं। यही कारण है कि वो अपने मतलब परमाणु को छोड़ करके दूसरे परमाणु के पास भी चले जाते हैं, कमजोर बंध से बंधे होने के कारण। प्रोटॉन्स कभी भी छोड़ करके नहीं जाएंगे क्योंकि वो नाभिक से बहुत ज्यादा मजबूत बंध से बंधे होते हैं। यहां पर जो धन और ऋण यहां पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आवेश के प्रकार है, ठीक है, ये क्या है, आवेश के प्रकार है। मतलब जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तब वस्तु क्या हो रही है, ऋण आवेशित हो जा रही है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, ठीक है, तब वस्तु क्या हो रही है, धन आवेशित हो जा रही है। और समान प्रकृति की आवेशित वस्तुएं जो हैं एक दूसरे से दूर जाती है मतलब कि क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाती है मतलब कि प्रतिकर्षित होती है,
ठीक है। और जब पास आती है का मतलब जब समान प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे के पास आती है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आकर्षण की घटना होती है। अब इस आकर्षण से ही हम लोगों ने पूरे विद्युत आवेश की कहानी शुरू करी थी, ठीक है, जिसका कंक्लूजन निकल के आ गया था हम लोगों के पास कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के वजह से ही क्या घटना घट रही थी, वहां पे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के वजह से ही जितनी आकर्षण की घटनाएं हैं वो घट रही थी। इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण क्यों हो रहा था, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही है, ठीक है। ये धन आवेश, ये जो आवेश के जो प्रकार हम लोगों ने देखा, ठीक है, यहां से ही हम लोगों को धन आवेश और ऋण आवेश मिल रहा था, ठीक है। धन आवेश को अंग्रेजी में केटायन भी बोलते हैं, ऋण आवेशित वस्तु को एनायंस भी कहा जाता है। धन आवेशित वस्तु को केटायन भी कहा जाता है, ऋण आवेशित वस्तु को एनायन भी कहा जाता है। तो ये कंक्लूजन भी हम लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो हम लोगों ने विद्युत आवेश के बारे में लगभग जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने सीख लिया है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत आवेश क्या होता है तो उम्मीद करती हूं कि आप लोग जरूर एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर आप लोगों को कोई बोला कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है तब भी आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे। पहले अगर देख लो, एक बार अगर बताना चाहूं तो कोई भी दो वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण के फलस्वरूप क्या होता है, घर्षण के फलस्वरूप यहां पर दोनों वस्तुओं पर क्या हो जाते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। एक दूसरे से विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वस्तुएं दो ही है। घर्षण के कारण एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले जाएगा तो या तो एक में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो जाहिर सी बात है कि एक धनावेशित वस्तु होगा और दूसरा वस्तु कैसा होगा, ऋण आवेशित। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप लिख सकते हो कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है, द्रव्य के साथ जुड़ी हुई एक अदिश भौतिक राशि होती है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं मिस कर गई थी बताना, ठीक है। विद्युत आवेश में कहीं पर भी आप लोग दिशा के बारे में नहीं देखे, है ना। तो जाहिर सी बात है यार, जिस भी भौतिक राशि में दिशा का कोई मतलब बात नहीं होता है वो वस्तु कैसी भौतिक राशि होती है, अदिश भौतिक राशि होती है, जिसके कारण चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग केवल और केवल विद्युत प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हीं आवेशों की वजह से हम आगे जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाले अध्याय में पढ़ेंगे कि इन्हीं विद्युत आवेशों की वजह से चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होते हैं। तो ये तो हो गई आगे की बात, बट इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो वस्तु धन आवेशित कहलाती है और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो वस्तु क्या कहलाती है, ऋण आवेशित। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह वस्तु धन आवेशित कहलाती है और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह वस्तु ऋण आवेशित कहलाती है, ठीक है। तो इतनी सी बात है। विद्युत आवेश की परिभाषा भी मैंने बता दिया, बट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि जो शुरुआत में तड़कता भड़कता सा इमेज मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहां पर जो बिजली चमक रही थी, तो इसका कारण अब मैं आप लोगों को ये रियल घटना समझाना चाहूंगी बिल्कुल। तो यहां पर बेटा हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है, आपस में यहां पर दो बादल आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, टकरा रहे हैं। जाहिर सी बात है टकराने की वजह से इन बादलों के बीच में हो क्या रहा है, इन बादलों के बीच में घर्षण की घटना घट रही है, ठीक है। अब घर्षण की वजह से क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि पहले इनमें भी कुछ ना कुछ आवेश पाए जाएंगे, है ना। तो एक बादल में जितने धन आवेश होंगे उतने ही क्या होंगे, दूसरे बादल में भी क्या होंगे, ऋण आवेश होंगे। पर जब मतलब हवा चलेगी, हवा का दबाव तेज होगा, है ना, जब बारिश का मौसम आएगा तो उस मौसम में होता क्या है, उस मौसम में यहां पर यह देखा जाता है कि बादल जो है मतलब गति करने लगते हैं तेज गति से, जिसकी वजह से इनमें टकराव भी उत्पन्न होता है ना। अब उसमें क्या होगा कि यहां पर एक में इलेक्ट्रॉन की कमी या एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके जो धन आवेश है, ठीक है, मतलब कि एक बादल के जो धन आवेश है वो दूसरे बादल के ऋण आवेश से क्या होंगे, आकर्षित होंगे, ठीक है, क्या होंगे, आकर्षित होंगे, ठीक है। और यहां दूसरे बादल का जो धन आवेश है वो पहले बादल के ऋण आवेश से आकर्षित होंगे। तो मतलब कि जाहिर सी बात है ना, यहां पर जो आवेश है वो मुक्त रूप से पाए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने बादलों को देखा होगा, है ना, बादलों को गैसों का एक मतलब गुच्छा जैसा होता है वो, है ना। सो यहां पर आकर्षण की घटना जो है आफ्टर ऑल पूरी घटित होगी, ठीक है। इस आकर्षण की घटना की वजह से ही हम लोगों को यहां पर लाइटिंग मतलब कि यहां पर बिजली जो है चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आवेश जब गति करेंगे, ठीक है, आवेश जब गति करेंगे, ठीक है, आप
विद्युत धारा में पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है, तो वहां पर बिजली उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होगा, ठीक है, विद्युत उत्पन्न होगा, तो विद्युत आवेश ही विद्युत के उत्पन्न होने का कारण होता है। तो यहां पर जो बिजली के चमकने की घटना होती है वो थोड़ी देर के लिए ही होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये बादल जो है थोड़ी देर के लिए ही टकराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। पर उसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कभी कभी जो है बिजली गरज के, चमक के जो है कभी कभी नीचे की तरफ भी आती है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आने का कारण ये होता है कि जो हमारा अर्थ है वो जो है विद्युत आवेशों का बहुत बड़ा रिजर्वायर, मतलब कि बहुत बड़ा कुआं है जिसमें बहुत प्रकार के धन आवेश और ऋण आवेश मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे कोयले की खान और पेट्रोल का कुआं होता है ना, उसी तरीके से जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, वहां पर विद्युत और चुंबकीय दोनों ही तरह के प्रभाव पाए जाते हैं। पर चुंबकीय प्रभावों की बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम केवल विद्युत प्रभाव की बात करेंगे। तो विद्युत प्रभाव के कारण होता क्या है कि मतलब कि वहां पर बहुत सारे प्रकार के आवेश मौजूद, बहुत सारे प्रकार के नहीं, बहुत सारे आवेश मौजूद होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश प्रकार के। तो होता क्या है कि कभी कभी इस तरीके के जब मौसम में होता क्या है कि मतलब इन बादलों के ऋण आवेश अगर इस पृथ्वी के या धरती की सतह के धन आवेश से जब क्या होते हैं, इन धन आवेशों से जब आकर्षित होते हैं, तो धन आवेशों से आकर्षित होने के कारण ही क्या होता है, यहां पर भी धन आवेशों से आकर्षित होने के कारण विद्युत आवेशों का स्थानांतरण होता है, जिसकी वजह से, है ना, यहां पर आकर्षण की वजह से फिर क्या होता है, यहां पर भी हम लोगों को बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। ऑफ कोर्स इससे बचने के लिए हम लोग तड़ित चालक नाम का एक यंत्र भी इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। सो भाई आज की क्लास में बस इतना ही था। विद्युत आवेशों के मूल गुणों के बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स तो आज की क्लास में ही कवर कर लिया है, बट फिर भी इसको हम लोग अगली क्लास में और डिटेल में समझेंगे। तो ये है कुछ पॉइंट जो आप अगली क्लासेस में देखोगे। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को आज की क्लास में कोई भी प्रश्न है, आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न उठता है, तो बेहिचक आप लोग मेरे से कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो, जो भी प्रश्न आपके सवाल दिमाग में उठ रहे हैं, ठीक है। सो गाइज बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अगली कक्षा में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो भाई आप लोग बुक्स जरूर रीड करना, जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जो भी आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल होगी, उन पुस्तकों से आप लोगों को उन टॉपिक को जरूर पढ़ना है। सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी क्लियर होगा तभी चल के आगे को आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बनेंगे, नहीं तो आप लोगों को भी यही दिक्कत आएगी कि मैम न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने के लिए आप लोगों को थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को क्लास अटेंड करने के साथ साथ, रेगुलर आने के साथ साथ आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।